जय हिंद दोस्तों, आज की ये कक्षा उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की ये कक्षा का ये पूरा का पूरा सीरीज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, जो बिहार बोर्ड क्लास 10th का एग्ज़ाम 2025 में देने वाले हैं, बोर्ड एग्ज़ाम जिनका 2025 में होने वाला है, ठीक है? इसी को टारगेट करके हम लोग एक सीरीज़ शुरू किए थे, जिसका आपको पता भी चल गया होगा और आप लोग पिछली सारी कक्षाओं को देख भी चुके होंगे, जिसकी आज 8वीं कक्षा है। जी हाँ दोस्तों, इसके पहले हमने 7 क्लासेस की है, जिसमें हम लोग कुल मिलाकर के 70 इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को किया था और अब तक आप लोग क्लास में जुड़े हुए होंगे, तो आपको पता चल गया होगा, आपने अगर मॉडल पेपर उठाया होगा, बनाया होगा, तो सर जी सारा का सारा क्वेश्चन जो है, इन्हीं सब क्वेश्चनों में से बार-बार, बार-बार पूछा जा रहा है आपके एग्ज़ाम में और आप लोग सारे क्वेश्चन्स को कर भी पा रहे होंगे। कुछ क्वेश्चन आपका लगभग 30 क्वेश्चन और बच चुका है, उसको हम लोग करेंगे, उसके बाद हम लोग विज्ञान पे चलेंगे। इसी तरह से हम लोग मैथ वगैरह सबको करेंगे, ठीक है? सारा कुछ आपसे सॉल्व होने लगेगा, इस सीरीज़ को देखने के, इन सारे क्वेश्चन्स को करने के बाद में। सारा का सारा क्वेश्चन मैं कहाँ से ला रहा हूँ? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ला रहा हूँ, कुछ मैं खुद से भी बना रहा हूँ, लेकिन खुद से बनाया हुआ क्वेश्चन कम है क्योंकि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन इतना है और इतना रिपीट होता है, कि भैया अलग से आपको पढ़ने का कुछ ज़रूरी ही नहीं है, ठीक है? सारा प्रश्न आपको रट डालना है, पढ़ डालना है, वैसे तो मैं समझाऊँगा अच्छे से आपको पिक्चर के माध्यम से, किसी तरह से कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। बात करेंगे इसके पीडीएफ की, तो हर क्लास का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डलवा देता हूँ और साथ ही साथ में मैं टेलीग्राम चैनल पे भी डलवा देता हूँ, तो वहाँ से भी जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल पे आपको बच्चों इस टाइप का क्विज़ेज़ देखने को मिलेगा, तो आप लोग क्विज़ भी लगा सकते हैं जी। चलिए, प्रश्न की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या है जी? प्रश्न है आपका कि आर्थिक संकट से आप क्या समझते हैं? आर्थिक मतलब रुपया-पैसा, संकट मतलब विपत्ति। तो जब रुपया-पैसा पे संकट आ जाए, इसको हम लोग आर्थिक संकट बोलेंगे। अब रुपया-पैसा पे संकट कहाँ? देश में आता है। अब मान लीजिए देश का अर्थव्यवस्था मतलब रुपया-पैसा से जुड़ा हुआ काम गड़बड़ा जाएगा, खत्म हो जाएगा या कम हो जाएगा मतलब देश में घोटाला बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस स्थिति में आर्थिक संकट आ जाएगा और इसमें क्या-क्या होता है जी? इसमें आपका आमदनी बहुत घट जाएगा। आप जो कमा रहे हैं, आपका आमदनी घट जाएगा। जितना सामान बिकता है, वो सब चीज़ महँगा हो जाएगा, महँगाई बढ़ जाएगा, नौकरी घट जाएगा। तो ये सब चीज़ होगा तो हम लोग बोलेंगे कि आर्थिक संकट आ गया है। ठीक है? ये 1929 में आया था, आपको पता होगा विश्वव्यापी पूरा विश्व में आया था। आर्थिक संकट का मतलब है ऐसी स्थिति जब देश की अर्थव्यवस्था मतलब रुपया-पैसा से जुड़ा हुआ काम गड़बड़ा जाती है या कमज़ोर हो जाती है, देश की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाती है, गिर जाती है, तो इसको हम लोग आर्थिक संकट बोलते हैं। इस समय लोगों की आमदनी कम हो जाती है, चीज़ें महँगी हो जाती है और नौकरी वग़ैरह जो भी था, उसकी संख्या भी कम हो जाती है क्योंकि आमदनी हो ही नहीं रहा है, तो नौकरी कौन देगा भैया? नहीं देगा। ये सब चीज़ें हो जाती है और आर्थिक संकट के समय में देखो भैया ये स्थिति हो जाता है सबका मतलब पैसा देखो गंजी पहन के घूमना पड़ेगा भैया ऐसा स्थिति हो जाएगा कि ठीक है। मतलब रुपया-पैसा का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है समझिए, ठीक है? मुद्रास्फीति वगैरह सब हो जाता है। ये आप लोग आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन से आप क्या समझते हैं? अब देखिए, समझिएगा, हिंद चीन हम लोग किसको बोलते हैं? हिंद चीन में अगर बात करेंगे बच्चा, तो हिंद चीन एक क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है मतलब जगह है, जगह का नाम है, जिसमें आपका लाओस आता है, जिसमें आपका कंबोडिया आता है, जिसमें आपका वियतनाम आता है। हिंद चीन का जैसे नाम सुनिएगा तो ये 3 गो देश तो आपके दिमाग में आ ही जाना चाहिए। नाम क्या-क्या? लाओस और क्या बच्चा? और आपका कंबोडिया कंबोडिया और क्या? और वियतनाम। ये 3 चीज़ आपका दिमाग में आना चाहिए जब भी आप लोग हिंद चीन का नाम लें तो। ये नहीं कि हिंद चीन लिख दीजिएगा कि हिंदुस्तान और चीन को हिंद चीन बोलते हैं, नहीं, गलत हो जाएगा। और इसमें थोड़ा-सा थाईलैंड का भी हिस्सा आता है और एक यहाँ पर म्यांमार जिसको बर्मा बोलते हैं, उसका भी थोड़ा-सा हिस्सा आता है। इतना क्षेत्र को मिला कर के हम लोग बोलते हैं हिंद चीन, ठीक है? तो यही यहाँ लिखा गया होगा। हिंद चीन एक भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्र है, जो दक्षिण-पूर्व एशिया में स्थित है। ये जो है आपका एशिया का दक्षिण और पूर्व, पूर्व मतलब इधर होता है, दक्षिण मतलब नीचे होता है। इस इलाका में ये जो है स्थित है, ठीक है? इसे दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रायद्वीप भी कहा जाता है। इसका नाम हिंद मतलब भारत और चीन से लिया गया है। हिंद और चीन के बीच में पड़ता है, इसीलिए इसको हिंद चीन बोलते हैं। ये नहीं कि हिंद और चीन हिंदुस्तान और चीन को मिला के हिंद चीन बोल देते हैं ना। क्योंकि इस क्षेत्र पर भारतीय और चीनी संस्कृति का प्रभाव गाढ़ा प्रभाव था, इसीलिए इसको हिंद चीन नाम देते हैं। यहाँ पर हिंदुस्तान का भी संस्कृति का प्रभाव रहा था और चाइना का भी संस्कृति का प्रभाव रहा था, इसीलिए दोनों का संस्कृति को मिला करके इसका नाम दे दिया गया हिंद चीन। हिंद चीन क्लियर होगा? लिखेंगे हिंद चीन एक भौगोलिक क्षेत्र है, जो एशिया के दक्षिण-पूर्व में स्थित है, मतलब इस इलाका में स्थित है। अब होता क्या है, इसको हम लोग दक्षिण-पूर्व एशियाई प्रायद्वीप भी बोल देते हैं। फैक्ट है, याद रख लीजिएगा। हिंद चीन इसका नाम हिंदुस्तान और चीन के नाम पर हिंद चीन पड़ा, क्योंकि यहाँ इस इलाका में जो है हिंदुस्तान और चीन दोनों का गहरा प्रभाव था और ज़्यादा है तो ये भी लिख दीजिएगा। इसके अंतर्गत लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड और बर्मा के कुछ हिस्से आते हैं। हो जाएगा उत्तर पूरा।
अगला प्रश्न है आपका 73 नंबर कि स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? अब ये प्रश्न सर जी इसमें बताना है आपको कि स्वयं सहायता समूह आखिर क्या होता है? देखिए बात करें तो ये जो आप लोग देख रहे हैं भैया यही है आपका स्वयं सहायता समूह। इसमें क्या होता है लोगों का कुछ ग्रुप होता है देखिए भैया इसमें मेल फीमेल ज़्यादा दो दोनों होता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें फीमेल होती है मतलब औरतें होती हैं। ये क्या होता है ये एक जो है लोगों का 15-20 औरतों का, लोगों का बोल सकते हैं जिसमें फीमेल भी होता है। एक ग्रुप होता है और इसमें होता क्या है होता दरअसल ये है, ये सब थोड़ा-थोड़ा पैसा जमा करते हैं और इससे लोगों की मदद करते हैं। इसी को हम लोग स्वयं सहायता समूह बोलते हैं, एक-दूसरे की मदद करते हैं। जी, चलिए। स्वयं सहायता समूह एक छोटा-सा समूह होता है जिसमें 10 से 20 लोग मिलकर काम करते हैं। ये लोग अपनी बचत को एक जगह जमा करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर पैसे उधार देते हैं। ये लोग आपस में मान लीजिए कोई आदमी लीजिए भैया, ये सब पैसा यहाँ जमा की और जिसको ज़रूरत पड़ा उसको थोड़ा-सा दे दी, उससे पैसा ब्याज-व्याज थोड़ा-सा ले लेती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वयं सहायता समूह और इसका मुख्य बातें याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। इसमें ज़्यादातर कौन होती है? महिलाएँ होती है। सभी सदस्य हर महीने थोड़े-थोड़े पैसे जमा करते हैं। ये पैसे छोटे काम के लिए उधार दिए जाते हैं, जैसे खेती हो गया, व्यापार हो गया, घर खर्च हुआ, इस सब के लिए उधार दिए जाते हैं। आपको बस इतने को लिखना है और ज़्यादा मुख्य बातें लिखना है तो 2-3 को लिख दीजिएगा, बात खत्म है, ठीक है? इतना आपको ध्यान नहीं देना है, पूरा रट्टा नहीं मारना है। हमने आपको बता दिया, इमेज के माध्यम से समझा दिया, 10-20 लोग का समूह होता है, जो पैसा जमा करता है एक जगह और ज़रूरत पड़ने पे उधार देता है। इसमें मुख्यतः महिलाएँ होती है, ठीक है? पुरुष भी होते हैं, ऐसे बात नहीं देखिए यहाँ देखिए चुन्नू ये रहे। पुरुष भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखिए इसमें क्या है 3 गो पुरुष दिख रहा है, बाकी सब तो महिला ही हैं। तो ज़्यादातर पुरुष होते हैं मतलब ज़्यादातर महिलाएँ होती हैं, ठीक है? याद रखिएगा। अगला है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है? अब देखिए आर्थिक विकास, विकास तब होता है भैया विकास तब होगा जब लोग का आय बढ़ जाएगा, लोग का उत्पादन बढ़ जाएगा, लोग का जीवन स्तर बढ़िया हो जाएगा, शिक्षा मिलेगा, तब होगा आपका आर्थिक विकास, ठीक है? और आर्थिक वृद्धि की बात करें तो आर्थिक वृद्धि में ऐसा कुछ नहीं होता है। आर्थिक वृद्धि में देश का आय बढ़ गया तो आर्थिक वृद्धि हो जाएगा, ठीक है? बढ़ते हैं। जीवन स्तर में सुधार और प्रगति से आर्थिक विकास होता है। जीवन स्तर बढ़िया हो जाएगा, प्रगति हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा आर्थिक विकास हो गया है। लेकिन राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा, आर्थिक वृद्धि हो जाएगा। यदि राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है तो आर्थिक वृद्धि और अगर आपका बात करें जीवन स्तर में सुधार हो रहा है, प्रगति हो रहा है जीवन स्तर में, तो वो हो जाएगा आपका आर्थिक आर्थिक विकास हो जाएगा। थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है बच्चा, इस वाले पैराग्राफ में ये आपका आर्थिक वृद्धि आ गया है, ठीक है? ये आपका आर्थिक वृद्धि है और इधर वाला आपका आर्थिक विकास हो गया, थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया है, लेकिन सुन लेंगे। जब जीवन स्तर में सुधार होगा जीवन प्रगति करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं आर्थिक विकास और जब खाली पैसा बढ़ता जाएगा देश का, तो वो हो जाएगा आर्थिक वृद्धि। अब 2023 का एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब देखिए खाली पैसा ही पैसा हो रहा है। अब भैया अगर खाली पैसा ही पैसा हो रहा है, तो ये आपका आर्थिक विकास होगा क्या? इसमें आर्थिक विकास हुआ? नहीं हुआ। भैया ये तो आपका आर्थिक वृद्धि हुआ। ये क्या हुआ? आर्थिक वृद्धि हुआ। अब देखिए पैसा ही पैसा हो रहा है और ये देखिए ऐसे करके खाना खाया जा रहा है, तो इसको विकास बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, ये तो आपका बस पैसा का वृद्धि हो गया। पैसा का वृद्धि वो किसके पास? इसके पास नहीं है। पैसा का वृद्धि, पैसा ही पैसा किसके पास? सरकार के पास। फिर देश का कल्याण नहीं हो रहा है इससे। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, सब लोग शिक्षित हो जाए, पढ़ने-लिखने का सुविधा बढ़िया हो, इसको बोलेंगे जी हाँ, कि जो है ये आपका सर जी इसमें जो है आपका आर्थिक विकास हो रहा है, तब ना बोलेंगे। अब भैया ऐसा स्थिति है, पैसा ही पैसा हो रहा है, तो आर्थिक विकास थोड़ी हुआ, ये तो आर्थिक वृद्धि हुआ। अगला देखिए, अगला है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया। स्वर्णिम चतुर्भुज, अब देखिए चतुर्भुज मतलब इसमें 4 गो भुजा होगा और राजमार्ग मतलब रोड होगा। पहली बात तो याद रखिए कि ये क्या है? एक रोड है, राजमार्ग है, एनएच है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत का एक बड़ा सड़क नेटवर्क है, जो देश के 4 बड़े शहरों को आपस में जोड़ता है। अब देखिए, ये एनएच है बेसिकली बात करें, ये 4 गो बड़ा शहर को आपस में जोड़ता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है चतुर्भुज राजमार्ग। अब देखिए ना शहर को जोड़ते हुए राजमार्ग चतुर्भुज भी बनाएगा। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई इन चारों को आपस में जोड़ देता है। अब बात करें तो देखिए चतुर्भुज बन गया क्या? ऐसे, ऐसे अरे भैया ऐसे, 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 चतुर्भुज बना क्या? बना चतुर्भुज दिल्ली, दिल्ली से आ जाइए यहाँ पर मुंबई, मुंबई से आ जाइए इधर है चेन्नई, चेन्नई से यहाँ आ जाइए कोलकाता और वापस ऐसे चलिए चतुर्भुज नहीं बना क्या? यही हो गया भैया, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग, ठीक है? क्लियर होगा ये। अगला देखेंगे, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं 2 कारणों को बताइए। क्यों फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ? इसके 2 कारण बताना। तो लिखेंगे फैक्ट्री प्रणाली के विकास के 2 प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण कि मशीन का आविष्कार हो गया, अब मशीन का आविष्कार होगा तो फैक्ट्री बनाना ही पड़ेगा।
जब कई मशीनें बनी, तो चीज़ें हाथ से बनने की बजाय फैक्ट्रियों में जल्दी और सस्ती बनने लगी। इस वजह से भी फैक्ट्री प्रणाली का विकास हुआ। और दूसरा है कि ज़्यादा सामान की माँग, लोग ज़्यादा सामान का माँग कर रहे थे। आपको पता होगा कि भैया जनसंख्या धड़-धड़ा के बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ेगा तो उसको सामान ज़्यादा चाहिए खाने के लिए। यही है कि लोगों को ज़्यादा और सस्ता सामान चाहिए था, इसलिए बड़े स्तर पर उत्पादन करने के लिए फैक्ट्रियाँ शुरू की गई। 2 कारण बताना था, 2 कारण लिख देंगे। एक मशीन का आविष्कार धड़ाधड़ हुआ, दूसरा ज़्यादा सामान का ज़्यादा माँग था। चलिए जी, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थिति में हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किस परिस्थिति में हुआ? उसमें देश में क्या चल रहा था? ये आपको बताना है। पहले हमने लिखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। पहले तो इफ़ेक्ट दे दिया थोड़ा-सा और इसके पीछे कई महत्वपूर्ण परिस्थितियाँ थी। जैसे ब्रिटिश शासन की नीति। अब अंग्रेज़ जो है भेदभावपूर्ण नीति अपना रहा था। लोग पे किसान पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ था, जिसके कारण करों का बोझ था। भारतीय किसान के लिए लोक नौकरियों में भेदभाव किया जा रहा था, भारत का लोग के लिए आर्थिक शोषण किया जा रहा था। इसी कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ। कारण बताना है बेसिकली किन परिस्थिति में हुआ, क्या चल रहा था उसमें देश में। ये सब अंग्रेज़ का नीति था और देश में एकता की आवश्यकता थी। भारत के अलग-अलग हिस्सों में छोटे-छोटे आंदोलन के बजाय एक बड़े राष्ट्रीय संगठन की ज़रूरत महसूस हुई, जो पूरे देश की समस्याओं को एक साथ रख सके। तो कांग्रेस एगो ऐसा संस्था बना, जिससे देश का सब जितना छोटा-छोटा आंदोलन हुआ था, वो एगो मतलब बड़ा रूप ले सका। और ये एक ऐसा संस्था था जो सरकार को अंग्रेज़ को बता सका कि जो है भैया भारत वाला को क्या चाहिए। बेसिकली बात करें तो अंग्रेज़ जो है अपना बचाव के लिए कांग्रेस का स्थापना किया था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उल्टा उसी पे भारी पड़ गया, समझ गए? इसको थोड़ा-सा रट डालिएगा, फैक्ट वाला है, किन परिस्थिति में हुई तो थोड़ा-सा दिमाग लगाएँगे ना, कि देश में उस समय में क्या चल रहा था, लोग का शोषण हो रहा था, किसान पे बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया गया था, नौकरी में जो है नौकरी करने नहीं दिया जा रहा था, तो नील का खेती ज़बरदस्ती कराया जा रहा था। ये सब चीज़ लिखेंगे ना, तो आराम से आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। अगला है लेनिन ने नई आर्थिक नीति क्यों शुरू की थी? लेनिन नई आर्थिक नीति क्यों शुरू करेगा? सर जी नई आर्थिक नीति अर्थव्यवस्था के सुधार के लिए ही ना आर्थिक नीति कब बनाएगा लोग? जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाएगा तभी तो बनाएगा। यही उत्तर है। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की शुरुआत 1921 में इसलिए शुरू की थी ताकि रूस की बर्बाद होती हुई अर्थव्यवस्था को सुधार सके। रूस का जो इकोनॉमी बर्बाद होते जा रहा था, रुपया पैसा सब गिरते जा रहा था, उसको सुधार सके। उसका कुछ कारण था जैसे कि रूस में गृह युद्ध चल रहा था, अकाल पड़ गया था, जिससे रुपया पैसा मतलब खाना क्या बताएँ आर्थिक संकट अर्थव्यवस्था तब गड़बड़ाएगा जब आदमी का रोज़गार घट जाएगा, सामान का दाम बढ़ जाएगा, यही सब तो होता है। अकाल पड़ेगा, गृह युद्ध होगा, सामान का दाम बढ़ेगा। किसान असंतुष्ट था, काहे कि उसको औना-पौना दाम में सामान को बेचना पड़ रहा था। अर्थव्यवस्था को फिर से चलाना था, अर्थव्यवस्था रुका हुआ था, उसका इतना सब चीज़ होगा तो अर्थव्यवस्था तो गड़बड़ा जाएगा ना भैया, अर्थव्यवस्था का विकास नहीं होगा। अर्थव्यवस्था का विकास को फिर से चलाना था। इसी कारण जो है, लेनिन नई आर्थिक नीति लेकर के आया था। अगला प्रश्न है सामाजिक विभाजन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए भैया सामाजिक विभाजन मतलब समाज में लोगों को लिंग, जाति, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, इस सब के आधार पर जब हम लोग समाज को बाँट देते हैं, विभाजित कर देते हैं, तो इसी को हम लोग सामाजिक विभाजन कहते हैं। ठीक है? इसको अगर बात करें तो इसको इस रूप में लिख सकते हैं कि सामाजिक विभाजन समाज में लोगों को विभिन्न समूहों में बाँटने को कहते हैं। समाज के लोग को अलग-अलग हिस्सा में बाँट देंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे सामाजिक विभाजन। अभी विभाजन जाति के आधार पर भी हो सकता है। आप देखते होंगे कि जो पिछड़ा जाति का लोग है जो बोल सकते हैं कि जिसको अ, हरिजन बोल सकते हैं, डोम बोल सकते हैं, तो ये सब जो है इस सब के लिए अलग व्यवस्था किया गया है। जो ऊँचा जाति ब्राह्मण सबका इस सब के लिए अलग व्यवस्था किया गया है। बाँट दिया गया है समाज को, धर्म के आधार पर हिंदू-मुस्लिम, आर्थिक स्थिति के आधार पर अमीर-गरीब, लिंग के आधार पर स्त्री-पुरुष, शिक्षा के आधार पर कम पढ़ा लिखा, ज़्यादा पढ़ा लिखा लोग के आधार पर बाँट देते हैं। इससे समाज में असमानता आ जाएगी। ये असमान तो होगा ही ना, भेदभाव बढ़ेगा, जिससे संघर्ष और असहमति का कारण बन सकता है। समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अधिकार और अवसर मिलना ज़रूरी है। नहीं मिलेगा तो कहाँ का लोकतंत्र भैया? लोकतंत्र जनता के लिए जनता के द्वारा किया गया शासन है। इसमें जनता को ऊपर रखा जाता है। तो जनता में तो पिछड़े लोग भी तो आते हैं। जनता में आपका एससी, एसटी भी तो आता है। आता है कि नहीं आता है? अब इनका अगर भलाई नहीं होगा तो काहे का लोकतंत्र? हुँ? यही लिखा गया है इसमें। इससे असमानता बढ़ेगा, इससे भेदभाव बढ़ेगा, हैं? लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा आपस में उठने के लिए, लोग में असहमति होगा, ये सब चीज़ें इसमें लिखेंगे। लास्ट प्रश्न है नगर निगम का आय का स्रोत बताना है कि नगर निगम को पैसा कहाँ-कहाँ से आता है? नगर निगम को पैसा टैक्स से आएगा सरकार अगर कुछ अनुदान दे दे, कुछ पैसा दे दे, लो भैया जाओ ऐश-मौज करना, उससे आएगा। संपत्ति अगर अपना नगर निगम अपना संपत्ति बेच दे, उससे आएगा। दंड और जुर्माना लगाए, उससे आएगा। तो संपत्ति में आपका कर में आपका संपत्ति कर हो गया, कोई व्यापार कर रहा है, उस पे कर लगा सकते हैं, जल पे कर लगा सकते हैं।
मनोरंजन पे कर लगा सकते हैं, टैक्स लगाते हैं, मनोरंजन पे नहीं लगाया भैया, टीवी पे रिचार्ज कराइए, उस पे भी टैक्स है। सरकारी अनुदान पे राज्य और या केंद्र सरकार जो है से मिलने वाला वित्तीय सहायता पैसा दे दे, ये भी आपका आय का स्रोत है। नगर निगम द्वारा अपनी संपत्ति बेच दी जाए, ये भी आय का स्रोत है। और कोई भी नियम कानून का उल्लंघन करता है, तो उसपे जो जुर्माना लगाया जाता है, वो भी आपका नगर निगम का आय का स्रोत बन जाता है। तो इतना स्रोत लिख देंगे। आज आज बच्चा थोड़ा-सा पीपीटी में थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था, पावर पॉइंट में थोड़ा-सा गड़बड़ हो गया था, जिसकी वजह से मैंने इसे अपने हाथों से लिखा था, आप लोग देखे भी होंगे। थोड़ा-सा बुरा लगा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, थोड़ा-सा एडजस्ट कीजिएगा। आपको जो इसका पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ में बच्चों कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, पीडीएफ आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है? उम्मीद है आज की ये कक्षा आपको पसंद आई होगी, तो क्लास को एक लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर भी ज़रूर से कर देंगे और गलती हो गई तो हमें ज़रूर बताएँगे, मैं प्रयास करूँगा उसको सही करने का। तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। इन सब क्वेश्चन्स को याद ज़रूर से कर लीजिएगा। तब तक हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय